Hello everyone, welcome to day 12 of our daily PYQ रिसर्च प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं उन पे यूपीएससी की जो टेंडेंसी है पीवाईक्यूज पे क्वेश्चन बिल्ड करने के नेक्स्ट ईयर में उन सब क्वेश्चंस को ट्रेस करने हैं, राइट। और किस तरीके से पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, डायरेक्टली रिपीटेड, ये देखो इस तरीके के ये सारे ट्रेंड्स हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, साथ में उस पर रिसर्च करने की भी कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर यूपीएससी फिर से इन पे कोई क्वेश्चन बनाए तो उन कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ में क्लियर हो। तो आप जो है इस प्रोग्राम को डेली ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके चैनल को। आज का वीडियो लेसन, ये जो लेक्चर है 20 मिनट जो आज हम कवर करने वाले हैं, इसको बिल्कुल मिस मत करना, राइट। वो इसलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपने शायद अपने एनसीईआरटी वगैरह में मिस कर दिए होंगे, जो वहाँ कवर्ड नहीं है, उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए ये 2023 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आपको इसमें ढूंढनी है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि अराउंड 10 टाइम्स जो है, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट ऑफ पोल्स। ठीक है, कि भैया जो पोल्स में आपकी इंसोलेशन आ रही है, सोलर इंसोलेशन आ रही है, वो 10 टाइम्स कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो इस तरीके की ये स्टेटमेंट है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, राइट। अब मान लो इसे अगर हम स्टैंड बाय मोड में रखें, ये हमें पता नहीं है, देखो ये मेरे अपने रिस्पॉन्सेज है, तो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में इस स्टेटमेंट पे कैसे सोच रहा था, ये सब चीजें भी मैं साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ कि रियल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका माइंडसेट कैसा हो, राइट। दूसरी स्टेटमेंट देखो, ये बोल रही है कि इंफ्रारेड रेज दे कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। समझ रहे हो, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सन से जितनी भी सनलाइट अर्थ पे पड़ रही है, राइट, नॉट ऑल द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सन, नो, जो अर्थ पे आ रही है उस इंसोलेशन का 2/3 जो है वो इंफ्रारेड वेव्स है, ठीक है, वो लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स हैं। तो ये तो आप जो है इसे एकदम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इट इज नॉट 2/3, इट इज अराउंड 1/3। तो उसने ये स्वैप कर दिया, राइट। अराउंड 1/3 जो है आपकी इंफ्रारेड वेव्स में आती है, जो कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं होता है। अब देखो इसी से रिलेटेड, इंफ्रारेड से रिलेटेड ही आपका डी ऑप्शन भी है कि infrared waves are part of visible spectrum। भाई इंफ्रारेड वेव्स आर नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये तो हम देखते हैं, ठीक है। जो अल्ट्रा वायलेट है और जो इंफ्रारेड है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। विजिबल स्पेक्ट्रम आपका ये चलता है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच का जो स्पेक्ट्रम है, विब ग्योर, ठीक है। ये जो चीज आपने पढ़ी होगी, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तो ये तो गई आपकी स्टेटमेंट, ये भी गई आपकी स्टेटमेंट। मेन जो चीज है, ये स्टेटमेंट बनी हुई है पीवाईक्यू पे। देखो ये स्टेटमेंट कह रही है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अब देखो लोगों ने इसे लोअर एटमॉस्फेयर की वजह से एलिमिनेट किया होगा, ऐसा क्यों, इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे, फिर से क्वेश्चन पे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन अब फिर से पीवाईक्यू पे बिल्ड हुआ है, ये पूरी स्टेटमेंट पीवाईक्यू पे बिल्ड थी और इन दोनों का रिसोर्स एक ही है। मैंने ये ट्रेस किया हुआ है, नासा का एक आर्टिकल है, वहां से ही इसका पूरा रिसोर्स लिया गया है। ये देखो ये स्टेटमेंट स्वैप यहाँ पे की गई थी कि हाई क्लाउड जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और अर्थ के सरफेस को कूल करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। लो क्लाउड जो है हाई एब्जॉर्प्शन रेट इनका होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का, इसकी वजह से वो जो है वार्मिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि इसके पीछे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, नासा का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो 2021 2022 का पीवाईक्यू था और मैंने ये भी बिल्कुल एकदम सही मार्क किया था, हालांकि कुछ इंटेलिजेंट गेसेस की वजह से, राइट। देखो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी, जो नासा की एक वेबसाइट है अर्थ ऑब्जर्वेटरी पे, राइट, उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप पाएंगे कि ये दोनों क्वेश्चन इस एक आर्टिकल से बने हुए हैं, यूपीएससी ने एक ही आर्टिकल से ये दोनों क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि जो हाई क्लाउड्स हैं, जो थिन क्लाउड्स है, आपके सिर्रस टाइप के इस तरीके के जो क्लाउड्स है, थिन क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स, दे आर प्राइमरली, है ना, ये जो है ट्रांसमिट करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। जो अंदर आ रही सोलर रेडिएशन है, इसको तो वो ट्रांसमिट होने देते हैं, ठीक है, इसे अंदर आने देते हैं, लेकिन ये जो है जब अर्थ से वापस ये रिफ्लेक्ट बैक होनी होती है ये रेडिएशन, उसे ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से हाई क्लाउड जो है ये वार्मिंग इफेक्ट पैदा करता है। और लेकिन इसके कन्वर्सली जो लो क्लाउड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस है, इनकी तरह थिन नहीं है, तो सन से आने वाली जो लाइट है वो अंदर पेनिट्रेट उतनी नहीं कर पाती है और ये यहाँ से थिक सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और इसी वजह से जो लो क्लाउड्स है, लो क्लाउड्स, ये लो क्लाउड्स एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सिंग ऑन ग्लोबल वार्मिंग भी बोले, तो आपका जो हाई क्लाउड है ये पॉजिटिव फोर्सिंग के तौर पे काम कर रहा है।
ये नेगेटिव नहीं मानना है आपने। पॉजिटिव फोर्सिंग का मतलब उन फोर्सिंग से है जिनसे आपका क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग ये ग्रो कर रही है, उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव फोर्सिंग्स। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉजिटिव फोर्सिंग क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग ग्रो कर रही है। नेगेटिव फोर्सिंग वो फोर्सिंग होती है जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है। तो लो क्लाउड नेगेटिव फोर्सिंग है क्योंकि ये कूल कर रहा है, हाई क्लाउड्स वार्म कर रहा है, ये पॉजिटिव फोर्सिंग है, राइट। ये देखो, और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ देखो गुरु, ये जो चीज यहाँ पे पूछी हुई थी ये भी इसी आर्टिकल से पूछी हुई थी कि इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट, ठीक है। ये जो चीज है कि भैया इंफ्रारेड वेव्स रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, नो, ये भी इसी आर्टिकल में था कि मोस्ट ऑफ इट, है ना, ये जो रेडिएशन है वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में है एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट डिटेक्टेड बाय आवर आईज, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसकी जो जितने भी प्रोपोर्शन है वो आपका आता है विजिबल लाइट में, ये इंफ्रारेड का पार्ट नहीं होता है सोलर रेडिएशन का। ये बात यहाँ से याद रखनी है, फिर से वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ से एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, राइट। सो दैट इज कि देखो अर्थ से जो भी चीजें स्पेस में जो एनर्जी वापस जाती है ये दो तरीके से जाती है। एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं अल्बिडो भी। किसी सरफेस से अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसे हम कहेंगे अल्बिडो, अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। दूसरा है एमिशन, कि अर्थ भी अपनी रेडिएशन एमिट करता है। देखो ये जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट योर अल्बिडो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। फॉर एग्जांपल आपका जो, ठीक है, आपका जो आइस है, जो डेजर्ट है, जो क्लाउड है, इवन वाटर है, वाटर का भी अपना अल्बिडो होता है। ये बात यहाँ पे याद रखनी है, मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि जो डेजर्ट है, आइस है और क्लाउड है, इनका अल्बिडो हाइयर होता है कंपेयर टू योर ओशन। तो ओशन से ज्यादा, ठीक है, ओशन हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, इनसे ज्यादा इनका अल्बिडो होता है, राइट, क्योंकि जितना व्हाइट कलर का आपका सरफेस उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। ये याद रखना है, डेजर्ट का अल्बिडो ज्यादा है। ये मत समझ लेना कि इनका अल्बिडो कम है क्योंकि डेजर्ट वार्मिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, नो, डेजर्ट का अल्बिडो ज्यादा है कंपेयर टू इवन योर ओशन। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात, राइट। और यहाँ आइस में भी आपको याद रखना है, जो आपकी व्हाइट आइस होगी, राइट, जो आपकी माउंटेन आइस होगी, माउंटेन आइस आपके, ठीक है, जो ग्लेशिएटेड आइस है, ठीक है, जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स के आइस से, स्पेशली जो फॉर एग्जांपल आपका आर्कटिक आइस है, आर्कटिक आइस से ज्यादा आपका माउंटेन आइस का अल्बिडो होता है क्योंकि माउंटेन आइस ज्यादा व्हाइट होता है। तो ये दूसरी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और ओवर द होल सरफेस ऑफ अर्थ अबाउट 30% इनकमिंग रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में, राइट। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो लोअर क्लाउड है इनका अल्बिडो जो है, इनका अल्बिडो ज्यादा होता है, हाइयर क्लाउड का अल्बिडो कम होता है क्योंकि वो कम डेंस होते हैं, राइट। दूसरा जो तरीका होता है, ठीक है, अर्थ जो अपनी रेडिएशन एनर्जी वापस भेजते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। कि अर्थ ने सन से जो भी रेडिएशन रिसीव करे उस रेडिएशन को ये फिर वापस रेडिएट बैक करते हैं। एक हुआ रिफ्लेक्शन, सन की लाइट आई वो वहीं रिफ्लेक्ट हुई, रेडिएशन इज पहले एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद वो आपकी जो है कूलिंग होगी, ठीक है, अर्थ की। और ये नाइट में ज्यादा होती है रेडिएशन, ये बात याद रखना, व्हाई, बिकॉज नाइट में बाहर से सनलाइट आ नहीं रही है तो अर्थ रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी कंपेयर टू इनकमिंग सनलाइट, राइट, उस पार्ट का सरफेस। तो ये रेडिएशन का भी वही कॉन्सेप्ट है, याद रखना बस वही कि रेडिएशन को ट्रैप कौन करेगा, रेडिएशन को ट्रैप कौन करेगा, यहाँ पे रेडिएशन को आपका हाई क्लाउड जो है वो ज्यादा ट्रैप कर देंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट योर अर्थ का जो भी आपका रेडिएशन बजट है, ठीक है, जो रेडिएशन बजट है, राइट, वो रेडिएशन बजट के बारे में हमने जान लिया। इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिए। अब देखो, अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ये उठाई हुई है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर क्लाउड। ये बात यहाँ पे लोगों ने मिस कर दी क्योंकि उन्होंने ये पीवाईक्यू जरूर पढ़ा था लेकिन लैंग्वेज से यूपीएससी खेल गया। दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज विद यू, सेम कॉन्सेप्ट, बस लैंग्वेज खेला। भाई आपका जो क्लाउड है, चाहे हाई क्लाउड हो चाहे लो क्लाउड हो, वो है तो आपके लोअर एटमॉस्फेयर में ना, है तो वो आपके ट्रोपोस्फियर में, समझ रहे हो। तो ये बात तो एकदम सही है, सिंपल बात है, राइट। ये स्टेटमेंट आपको कोई डिस्प्यूट नहीं करनी थी, दिस इज द राइट आंसर। हाँ, सो दिस इज द राइट आंसर, राइट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, हालांकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लिया। देखो ये क्वेश्चन भी आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपीएससी सीडीएस वगैरह पे, सीएपीएफ वगैरह पे इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता रहता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है और मैंने ये मिसरीड कर दिया था, गलती से मैंने ये मिसरीड कर दिया, ठीक है, इसकी इसकी लैंग्वेज मैं समझ नहीं पाया। इन अ सिज्मोग्राफ, ठीक है, सिज्मोग्राफ की बात हो रही है जो कि सिज्मिक एक्टिविटी को मैप करता है, राइट। तो ये जो है
पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। ये बात तो बिल्कुल सही है, पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स आर सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स जो है फास्टर ट्रेवल करती है, हमने पढ़ा हुआ है। एस वेव्स जो है ये बहुत ठीक है, ये दूसरे, एक बार जब पी वेव कहीं स्ट्राइक कर गई उसके बाद आपकी एस वेव निकलती है, राइट। सो ये आपके उतना फास्ट ट्रेवल नहीं कर पाती है। ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, लेकिन ये दूसरी स्टेटमेंट मैंने मिसरीड कर दी कि इफ पी वेव्स आर इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड टू एंड फ्रो, ठीक है, कि भैया ये आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये उसी तरीके की वाइब्रेशन की बात कर रहा है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ रही होती है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पी वेव्स आपकी इसी तरीके से चलती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, राइट, टू एंड फ्रो। ये मैंने यहाँ मिसरीड कर दिया, नंबर वन। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन वेयर एज इन एस वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन। ये मैंने यहाँ मिसरीड कर दिया कि पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स, ठीक है, कि भैया ऐसे वाइब्रेट कर रहा है क्या। ये देखो मैंने ये बनाया भी यहाँ कि भैया राइट एंगल कहाँ बना रहा है, मैंने ये राइट एंगल्स इस तरीके से बनाए, लेकिन आगे मैंने ये, ठीक है, ये राइट एंगल्स की जो बात कर रहा था, बेसिकली ये बात कर रहा था जो इसमें फॉर्म होते हैं आपके, जो ये सर्कल्स में यहाँ इधर फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज योर आर्टिकल, ठीक है। तो ये मुझे एस वेव का पता था कि एस वेव एकदम वेव फॉर्मेशन में चलती है, वेव फॉर्मेशन में चलती है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो ये इस चीज की बात कर रहा है कि जब भी कोई चीज वेव फॉर्मेशन में चलेगी तो यहाँ 180 डिग्री का ये बनेगा, और फिर इसे मिला दो दो पॉइंट्स को, यहाँ राइट एंगल बन गया भाई, समझ रहे हो ना। तो ये चीज वो बात कर रहा था और मैं इसे मिसरीड कर गया, और मुझे लगा कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वेव ऐसे चल रही है। नो, वेव चल वैसे ही रही है इसके अकॉर्डिंग। सो एनसीईआरटी में भी ये आंसर आपका सी होना चाहिए, हालांकि इनकी लैंग्वेज इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो पी वेव्स और एस वेव का अगर बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको, ठीक है, डिस्कस किया जाए, पी वेव्स जो है प्राइमरी वेव्स होती है, सबसे पहले आती है, और ये तीनों, ठीक है, तीनों आपके जो मैटर की स्टेट्स है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड, ठीक है, राइट, सॉरी, ये जो सॉलिड और लिक्विड है, इन दोनों गैसेस, इन दोनों स्टेट्स में आपकी जो है पी वेव्स चल पाती है। लेकिन आपकी जो एस वेव है, याद रखना एस वेव आपकी लिक्विड में नहीं चल पाती, ठीक है, ये लिक्विड में आपकी एस वेव्स नहीं चल पाती, ये सॉलिड में ही आपकी ट्रेवल करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पी वेव्स जो है, देखो पी वेव्स जो है ये प्राइमरी वेव्स होती है, सबसे पहले ये निकलती है, एस वेव इसके बाद निकलती है। और देखो जो सरफेस में आपके हार्म पैदा करती है, हालांकि एस वेव्स आर मोर डेंजरस देन पी वेव्स, राइट, एस वेव जो है ये मोर डेंजरस है पी वेव से, लेकिन सरफेस में एक्चुअली जो ठीक है, सरफेस पे एक्चुअली जो डिस्टरबेंस कॉज करती है, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेव्स, राइट। पहला है आपका राइली वेव, ठीक है, राइली वेव, राइट, एंड देन है आपका एक वेव का मैं नाम भूल गया इसमें, राइट। सो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सरफेस पे डिस्टरबेंस कॉज करने वाली वेव्स हैं वो एक्चुअल में वेव्स कौन सी है, राइट। एक राइली वेव एंड सेकंड वेव, यार मैं पॉइंट पे एकदम नाम भूल गया उसका, राइट। सो दीज आर द वेव्स, ये प्राइमरी वेव क्वेश्चन आपको यहीं से ही बनता है यूजुअली, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव से ही आपको क्वेश्चन बनेगा, राइट। सो दिस इज द आंसर, बोथ 1 and 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कोशिश की हुई है कि किस तरीके से यूपीएससी ने बार बार, कोल इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, राइट, किस तरीके से यूपीएससी ने बार बार कोल पे अपना दाव खेला हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम लैंग्वेज बेस्ड ये क्वेश्चन हुआ था कि जिसने लैंग्वेज पकड़ ली क्वेश्चन की वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आपके मार्क कर सकता था। यहाँ पूछा हुआ है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नन ऑफ देम इज यूजिंग सी वाटर। भाई अब सी वाटर इतना अच्छा पोटेंशियल है किसी भी ठीक है कि चीज को यूज करने के लिए, अगर कोई कोल पावर प्लांट आप कहीं कोस्ट में इस्टेब्लिश कर रहे हो, वहां तो वाटर का प्राइमरी सोर्स सी वाटर ही होगा, समझ रहे हो। तो नन ये एकदम गलत होगी, इसे इसे तो एलिमिनेट कर ही दो कि नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कहाँ होता है भाई, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं बिजली चाहिए होगी कोल से ही लेंगे ना वो, समझ रहे हो। मध्य प्रदेश के, ठीक है, मलान खंड देख लो कहीं, ठीक है, बुंदेलखंड देख लो, वहां भी अगर कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो देनी तो कहीं से पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा भाई। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में भी आपके कोल पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देन नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। भाई इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इनफैक्ट, ठीक है, इवन जब हम कोल की माइंस की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट, तो उस टाइम में भी आप
क्या ये समझते हैं कि जब माइंस तक आपकी प्राइवेटाइज हो रही है, ठीक है, हम जो है अब कैप्टिव कोल माइन से बिल्कुल प्राइवेटली ओन्ड कोल माइन की तरफ जा रहे हैं। पहले कैप्टिव कोल माइनिंग हुआ करती थी, अब जो है फुल आपके फुल फ्लेजेड प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, राइट। कमर्शियल कोल माइनिंग हमने अब अलाउ कर दी है। कैप्टिव कोल माइनिंग बेसिकली क्या होती थी कि जो भी प्राइवेट कोल माइनर्स हैं, अगर आप उन्हें कोल माइनिंग का लाइसेंस देंगे तो वो सिर्फ अपने यूज के लिए वहां पे माइनिंग कर पाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील वगैरह हो गया, अदरवाइज वो सेल नहीं कर पाएंगे। दीज यूज टू बी कैप्टिव कोल माइनिंग, जिसे हमने रिप्लेस कर लिया रिसेंटली। अब हम फुल फ्लेजेड कमर्शियल कोल माइनिंग की ओर आ चुके हैं, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल अबाउट इट। और देखो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन जो एमएमडीआर की रिसेंट आपकी जो रेगुलेशन आई थी, उसमें भी हमने जो है कोल को फुल फ्लेजेड तरीके से कोल माइंस को प्राइवेटाइज करने की बात की हुई है। ऐसे में क्या आपको लगता है कोई भी कोल का ठीक है, कोई भी थर्मल पावर प्लांट प्राइवेटली ओन्ड नहीं होगा इंडिया में? नो नो, ये सारी एक्सट्रीम, इतनी एक्सट्रीम, मतलब ये नॉनसेंस स्टेटमेंट्स है, राइट। स्पेशली जैसे देखो अडानी का अपना एक अलग है, यहाँ पे ये दोनों चीजें आपकी, ठीक है। मुंद्रा में अडानी का, ठीक है, इंडिया का जो सबसे वन ऑफ द सबसे बड़ा जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, मुंद्रा पावर प्लांट, वो मुंद्रा पोर्ट के पास है। मुंद्रा पोर्ट भी अडानी के पास ही है, राइट। तो वो नंबर वन तो सी वाटर को यूज कर रहा है, नंबर दो वो जो है वो प्राइवेटली ओन्ड भी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ से डिफीट हो जाती है आपके, एंड आंसर इज नन, राइट। सो ये बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये देखो कोल कैसे यूपीएससी का क्रश रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं आपके लिए, राइट, पीवाईक्यू से। और बहुत अच्छे कोल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जा रही है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। देखो 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि डिस्पाइट हैविंग लार्ज कोल रिजर्व व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन ऑफ कोल, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया आज भी सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, राइट। अभी रिसेंट स्टेटस चेक कर लेना, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट कोल के रिजर्व है, राइट, इसके बावजूद इंडिया इतना बड़ा कोल इंपोर्टेड है। इसकी क्या रीजन है? इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर, इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रेजेंट। भाई ये नॉनसेंस चीज है, एलिमिनेट कर दो। समझ रहे हो? कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कभी भी स्टेट की हुई है? आपने कभी क्या कोल पॉलिसी में इस चीज को पढ़ा? अगर इतनी बड़ी कोई पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अपने कोल फ्यूचर के लिए रखो और अभी इंपोर्टेड में चलते रहो, भाई ये एकदम नॉनसेंस चीज है, आपने कहीं तो पढ़ी होती। इसे हटाओ, राइट। ऐसी ऐसी एकदम आर्बिट्रेरी पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती है, समझ रहे हो? तो ये तो हटा ही दो। सेकंड कि मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज। ये बात तो सही है, रिसेंटली कोल क्राइसिस भी आपका आया, और पिछले साल 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड पे भी क्वेश्चन आया। कोल इंडिया लिमिटेड पे पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, वो इसी वजह से कोल क्राइसिस आया। एंड देन स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोकिंग कोल, राइट। दिस इज परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोल है आपका, सबसे प्योर कोल, दैट इज योर कोकिंग कोल। इसके बारे में भी देखेंगे, विच हैज टू बी इम्पोर्टेड, क्योंकि इंडिया में हाई ऐश कंटेंट, ये याद रखना, इंडिया में कोल में हाई ऐश कंटेंट मिलता है। लेकिन लेकिन ये फीचर जरूर याद रखना, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, लेकिन इसका सल्फर कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट लो है। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, हाई ऐश कंटेंट है इंडिया में, ठीक है। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर मतलब जहां पे ऐश तक फ्यूज होने लग जाए, वो टेम्परेचर इंडिया में ज्यादा है। इट मींस ऐश बहुत ज्यादा बच जाती है, इट इज अनेबल टू फ्यूज इटसेल्फ, राइट। तो ये हाई ऐश कंटेंट मिलता है, बट इट हैज लो सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। वो बोलेगा कि सल्फर कंटेंट ज्यादा है क्या, तो आपको लगेगा कि हाँ इंडियन कोल जो है वो पॉल्यूटिंग कोल है, तो हो सकता है सल्फर कंटेंट ज्यादा हो। नो, हाई ऐश कंटेंट है, लेकिन सल्फर कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट कम है। सो दिस इज योर आंसर 2 and 3 ओनली, राइट। देखो यहाँ पे फिर से उन्होंने कोल पे क्वेश्चन पूछा 2019 में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे लगभग 1972 में कोल सेक्टर आपका नेशनलाइज हुआ। फिर आपका एमएमडीआर एक्ट भी आ गया, आई थिंक 1974 के आसपास, ठीक है। ये चीजें आपको रटनी नहीं है, समझ रहे हो? ये चीजें आपको रटनी नहीं है। मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो कोल माइंस एक्ट एटसेट्रा, इस तरीके के नए एक्ट्स आए। तो बिल्कुल सही बात है, नेशनलाइजेशन जो है इंदिरा गांधी से रिलेटेड ही है। आप मुझे बताएंगे कि बैंक्स जो है इंडिया में 2 शिफ्टों में नेशनलाइज हुए हैं। आप मुझे बताएंगे कब कब बैंकों का नेशनलाइजेशन प्राइमरली इंडिया में हुआ है, राइट। और ये भी आप मुझे बताएंगे कि
आरबीआई जो है पहले एक कॉर्पोरेट बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, इट वाज नॉट अ सेंट्रल बैंक काइंड ऑफ थिंग, ये कॉर्पोरेट बॉडी हुआ करती थी। कब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन, भाई कोल ब्लॉक्स को लॉटरी पे आप एलोकेट करोगे क्या? समझ रहे हो कि भैया कोई भी यार लॉटरी खेल जाए? नो 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 नो, ऑप्शन जो होते हैं इसके आपको टेंडर निकालना पड़ता है, भाई यही एलिमिनेट कर दो, यही एलिमिनेट कर दो। Until recently, India imported coal to meet shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient. समझ रहे हो? ऐसा होता है क्या? सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के पॉइंट्स थे, राइट? और ये इसी पे बिल्ड हुए थे। भैया इंडिया जो है इतना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। ये देखो सेम चीज यहाँ पे पूछी हुई है, दिस इज हाउ पीवाईक्यू हेल्प यू इस, ठीक है, ये हमेशा आपको हेल्प करते रहेंगे, ठीक है, हमेशा आपको हेल्प करते रहेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो विच among the following statement regarding Indian coal is not correct, ये सीडीएस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही, ठीक है, ये परफेक्ट क्वेश्चन है एक कि भैया 98% ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया बिलोंग टू गोंडवाना पीरियड। हो सकता है अननोन अमाउंट ऑफ कोल लाइज बरीड अंडर गंगा, ठीक है, गंगा अलुवियम एंड डेक्कन ट्रैप। समझ रहे हो? ये देखो किस तरीके की चीजें ये यहाँ पे बोल रहा है कि अननोन अमाउंट ऑफ कोल लाइज बरीड अंडर गंगा का अलुवियम। भाई अलुवियम डिपॉजिट के नीचे जो है कोल, आपने कभी सुना ऐसी किसी रिसर्च के बारे में? नो, ठीक है। और स्पेशली अलुवियम डिपॉजिट के नीचे जो कि इतना यंग डिपॉजिट है वहां पे कोल कैसे फॉर्म हो पाएगा? समझ रहे हो? लिग्नाइट से भी बुरा होगा वो कोल की कैटेगरी में आया ही नहीं, ठीक है, वो पीट से भी बुरा होगा, ठीक है, वो एकदम पानी हो जाएगा भाई गंगा में अगर आप कोल ढूंढने लग जाओगे। समझ रहे हो? तो इसे तो हटाओ। एंड देन बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन बोथ लोअर गोंडवाना रॉक्स एंड टर्शरी रॉक्स। ये टर्शरी रॉक्स का क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, राइट? लोअर गोंडवाना रॉक ये भी हटा दो अभी। एंड गोंडवाना रॉक इज मेनली फाउंड इन रिवर्स ऑफ दामोदर, महानदी एंड गोदावरी, राइट? सो ये जो है, ठीक है, सॉरी, ये अननोन अमाउंट ऑफ डेक्कन ट्रैप बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन बोथ। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट पूछना था, ढूंढना था। दिस इज नॉट करेक्ट। अननोन अमाउंट ऑफ कोल लाइज बरीड अंडर गंगा अलुवियम एंड डेक्कन ट्रैप। सो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे तब सही हो जाएगी, राइट? कि बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन गोंडवाना रॉक एंड टर्शरी रॉक्स। नो, ये टर्शरी रॉक्स में तो आपको ये नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट सही है, राइट? सो नॉट करेक्ट आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कि बिटुमिनस। अब देखो ये टर्शरी रॉक्स क्या चीज है, दो तरीके की आपकी चीजें हैं, स्पेशली गोंडवाना रॉक, बिल्कुल सही बात है, लगभग 98% जो है आपके रिजर्व्स कोल के वो गोंडवाना रिजर्व्स हैं, राइट? गोंडवाना रिजर्व्स जो कि दामोदर वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली, ठीक है, आपके झारखंड, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पे आपको ये गोंडवाना टाइप ऑफ रॉक सिस्टम मिल रहे हैं। ये कोल के लिए बहुत फेमस है, राइट? टर्शरी रॉक्स जो है आपकी, टर्शरी रॉक्स स्पेशली जो आपकी बहुत ही ज्यादा यंग रॉक सिस्टम है, स्पेशली आपके जैसे आसाम वगैरह पे मिल रहा है, ठीक है, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे भी आपको कोल मिलता है, राइट? यहाँ पे भी आपको कोल मिलता है। तो ये जो है दीज आर योर बेसिकली टर्शरी रॉक्स। तो बिटुमिनस जो आपका कोल है, राइट? बिटुमिनस अब अगेन 98% आपका जो इंडिया में कोल है वो इस गोंडवाना पीरियड से ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो बिटुमिनस कोल है ये आपका मेन मेन आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम में पाया जा रहा है। ये टर्शरी रॉक्स में आपका उतना ज्यादा बिटुमिनस टाइप का कोल नहीं मिलता है, राइट? सो कोल देखो यहाँ पे चार टाइप के आपको मिलेंगे। एंथ्रेसाइट जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट हो, ये सबसे ज्यादा रिच होता है कार्बन में और सबसे ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस। यहाँ आपको मिल रहा है बेसिकली लिग्नाइट, ठीक है, और लिग्नाइट भी आपके जो सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट के माइंस है वो राइट आपके जैसे नवेली हो गया, ठीक है, ये आपके तमिलनाडु में लिग्नाइट, ठीक है, टीएन में लिग्नाइट के आपके सबसे ज्यादा जो है माइंस वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। इसी टाइप का आपका जो कोल है, राइट, वो आपको ये टर्शरी रॉक्स में भी देखने को मिलेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट योर, राइट, इतने माइन्यूट आपको जो है वो स्टेटमेंट बना करके दे रहा है, राइट? सो इस क्वेश्चन पे अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर इस पे कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो वो जरूर यहाँ पे बताएं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो गया है, राइट? तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेसिकली वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, यही अपना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट? कई चीजें कई बारी मिसरीड भी हो जाती है, तो आप चीजों को करेक्ट हमेशा कमेंट सेक्शन में करते जाएं। अब देखो ये कुछ कोल माइंस की लिस्ट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इन चीजों को। एक यहाँ पे और चीज थी कि यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीवाईक्यू है यूपीएससी का, कि स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर,
आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए इनमें से क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है प्लांट में। कई लोग मानेंगे कि हाँ, कोल तो चाहिए क्योंकि भैया आपको पिघलाना तो है और तो भैया यहाँ पे कोल तो रिप्लेसेबल भी हो सकता है, ठीक है? देयर इज़ समथिंग नोन एज़ इलेक्ट्रिक आर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है? इलेक्ट्रिक आर्क टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, किसी भी कोल को, स्टील को, ओर को ठीक है? किसी भी ओर को पिघलाने के लिए, तो कोल तो रिप्लेसेबल है भाई। तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए ये तो ठीक है, एक तरीके से ठीक है, एसेंशियल नहीं है ये चीज़, समझ रहे हो? ये सिर्फ हीट प्रदान कर रहा है, स्मेल्टिंग का मेन काम जो करते हैं, वो ये है, मैंगनीज़ और लाइमस्टोन। ये प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपका जो है मैंगनीज़ और लाइमस्टोन ये यूज़ होता है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो चली गई, अगला अब आगे देखेंगे। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हम कल देखेंगे, मैं अलग से इस पे वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इस पे अलग से वीडियो बनना लाज़मी है, राइट? जो आपका आयरन फर्टिलाइज़ेशन एटसेट्रा है, ठीक है? आपका अल्कनाइज़ेशन है, ओशन फर्टिलाइज़ेशन एटसेट्रा। तो इस पे अलग से कल एक छोटी वीडियो आएगी। अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव थोड़ा भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रही है, तो यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, कंसिडरिंग please consider supporting us by subscribing to this YouTube channel, and you can also join the Telegram link जो कि कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, राइट? एंड इम्पोर्टेंटली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना, ठीक है, मतलब कमेंट्स में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो आपसे पूछा जाए प्लीज़ उसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। ये मुझे भी मोटिवेट करता है कि यस, आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक तरीके से मतलब वन वे कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन गई, कल से मैं कोशिश करूँगा कि भले ही 3 क्वेश्चन को डिस्कस करें, लेकिन हाँ, ऐसे पीवाईक्यू ट्रेसिंग के साथ पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़रूर डिस्कस किया जाए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। और वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो यार शेयर भी कर देना। मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ शेयर वगैरह करने के लिए, लाइक वगैरह करने के लिए। हाँ, सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। अदरवाइज़ इफ यू कंसिडर इट कि लेक्चर्स ठीक है, गुड है आपकी हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ के लिए, तो आप जो है शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।